तो हम लोग ये देख रहे थे लास्ट क्लास में फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। क्या था यहाँ? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होती है AC, क्या ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी? ये तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. ये एंगल बाइसेक्टर होती है? ये दोनों एंगल बराबर होंगे? Yes, sir. मतलब अगर मैं ये थीटा या अल्फा लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यस सर जो बोल रहे थे, नो सर, नहीं होता बेटा ऐसा। सर DC और BAC एंगल इक्वल होते हैं। BC अभी जो D- पूछा जा रहा है Alternating picture होते हैं वो। ये मत मुझको, हाँ कि ये इक्वल होते हैं, ये इसकी बात हो रही थी, उसके बारे में बात करते हैं। ये थीटा और अल्फा, मैंने आपसे साफ साफ ये पूछा ना कि ये इक्वल होंगे क्या? नहीं, ठीक है? डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर नहीं होते पैरेललोग्राम में, रोम्बस में होता है ऐसा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यूज भी करेंगे वेक्टर्स में, 12th में वेक्टर टॉपिक है, वहां पे भी यूज होगा। और इधर कहीं अगर यूज हो रहा है एंगल बाइसेक्टर्स कैलकुलेट करने में स्ट्रेट लाइन में बाद में, तो वहां यूज किया जाएगा। ये ध्यान दें, थीटा अल्फा के बराबर एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, मतलब डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स, और नॉट एंगल बाइसेक्टर्स इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से रिलेटेड पॉइंट लिख रहे हैं तो यहाँ आगे मैं पैरेललोग्राम नहीं भी लिखूं तो भी ये पैरेललोग्राम का ही पॉइंट है, ठीक है? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हो। ये बता सकते हो एंगल DOC क्या 90 डिग्री होगा? बोलो, DOC? Yes, sir. नहीं, नहीं ऐसा होता। भी नहीं होता। रोम्बस में होता है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे केवल डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? लेकिन ये जो एंगल, अगर ये थीटा है तो ये थीटा 90 डिग्री नहीं है, या फिर अल्फा बीटा, यहाँ बीटा लिख ले तो बीटा इज नॉट 90 डिग्री। इन जनरल डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। ये रोम्बस अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। और क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? 3 वर्टाइसेस दिए हैं तो 4th वर्टेक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, बताया था ये, ठीक है? अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, पैरेललोग्राम के लिए नहीं, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको डायगोनल्स मालूम हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो आप उसका एरिया लिख सकते हो। एरिया विल बी 1/2 टाइम्स, ये जो फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल है मतलब पैरेललोग्राम में भी एप्लीकेबल है एंड एनी अदर क्वाड्रिलेटरल में भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल विल बी हाफ d1 d2 sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायगोनल्स। यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ABCD, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ये बना लिया। डायगोनल्स यहाँ बाइसेक्ट करें या ना करें, कैसे भी हो, ये मान लीजिए पॉइंट O है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। कोई भी एक एंगल ले लो, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। एक डायगोनल की लेंथ AC D1 है और ये D2 है, तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, हाफ AC इंटू BD इंटू साइन थीटा, ठीक है? मालूम था ये फॉर्मूला? Yes, sir. कितने लोगों को मालूम था? सच बोलना है जिससे कि मैं बता सकूं कि अगर नहीं मालूम था तो, ठीक है? कैसे आ रहा है? किसको, किसने हाथ उठाया है? केतन ने और भव्य ने। भव्य बताओ कैसे आएगा ये फॉर्मूला?
सर प्रूफ नहीं पता पर फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पता, क्या तो पता है प्रूफ बताओ। सर प्रूफ नहीं पता, प्रूफ नहीं पता, फॉर्मूला पता। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है, जो नहीं पता वो सीखते हैं। क्यों है ये एरिया, तो एरिया ये क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, इन 4 ट्राइंगल्स के एरिया का सम। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या हुआ। ट्राइंगल का एरिया पढ़ा था हमने, क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल देखो, हाफ ओ बी इंटू ओ सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा। प्लस थर्ड इस ट्राइंगल का एरिया देखो ओ सी डी का, हाफ ओ सी इंटू ओ डी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे ही लास्ट वन, इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, हाफ ओ डी इंटू ओ ए साइन थीटा। क्लियर, ये 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन सब का एरिया लिख लिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है बताइए, हाफ ओ बी साइन थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, ओ ए प्लस ओ सी। सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, हाफ ओ डी साइन थीटा, ब्रैकेट में फिर से क्या मिला, ओ सी प्लस ओ ए या ओ ए प्लस ओ सी। ठीक है, ओ ए प्लस ओ सी क्या है, ए सी। अब इसमें से कॉमन ले सकते हो क्या, दोनों में से, हाफ ए सी साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओ बी प्लस ओ डी। ओ बी प्लस ओ डी देखो क्या है डायग्राम में, ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी क्या आ गया, बी डी। तो हाफ ए सी इंटू बी डी इंटू साइन थीटा, ये तो है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। किसी को भी कोई डाउट इसमें, ये है एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अगर वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दिए हैं तब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो एरिया, कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, डायगोनल्स दी हैं, साइन उनके बीच का एंगल दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन दी हैं तो हम कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जो हो या उसका स्पेशल केस जो होगा, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या होगा, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, उन सब में ये फार्मूला लग जाएगा जो आगे बताया जाएगा। और जो ये पहले बताया है वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सब में लगेगा। डायगोनल्स मालूम होनी चाहिए, उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। एरिया पैरेललोग्राम, ये फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज P1 P2 अपान साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है, P1 P2 अपान साइन थीटा। अब ये P1 P2 और साइन थीटा क्या है देखें, वेयर P1 P2, ये जो P1 और P2 यहाँ लिखा मैंने, आर distances between parallel sides, parallelogram between parallel sides, and theta is angle between sides, और जो थीटा है वो साइड्स के बीच का एंगल है। बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम और वहां देख लेते हैं। ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब मुझको इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मतलब मैं अगर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, P1 है। और इस पॉइंट से मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो इसको आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या है, ये P2। ये एंगल 90, ये 90। ये है इसका, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करना हो तो कैसे करें। इस सी से भी इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो मतलब मैं कहूँ यहाँ पे मैं जो रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, इसको मान लेते हैं P है, ये Q है, तो ये जो रेक्टेंगल होगा DPCQ का एरिया इसी के एरिया के बराबर होगा। किसके एरिया के बराबर, DPCQ का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। अब इसका एरिया कितना हुआ, P1, ये जो लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू PQ, और यही PQ बराबर किसके हैं, AB के। ये भी बोल सकते हैं AB के बराबर होगा, क्योंकि इधर जो साइड है AP और ये BQ बराबर है, तो ये AB बराबर क्या होगा, PQ होगा। कोई प्रॉब्लम, तो P1 इंटू AB लिख सकते हो यहाँ पे, PQ की जगह मैंने AB लिख दिया। अब AB इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल थी, इसको ये साइड कट कर रही, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर थी, ये भी परपेंडिकुलर थी, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, थीटा के अपोजिट एंगल ये क्या हो गया, ये P2 अपान AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AB बराबर कितना आया, P2 अपान साइन थीटा। एरिया क्या आ गया, P1 P2 अपान साइन थीटा, यही आया ना, देखिए P1 P2 अपान साइन थीटा, यही तो लिखा था मैंने, रिजल्ट P1 P2 बाई साइन थीटा, एरिया पैरेललोग्राम। बोलिए कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है। नोट कर लीजिए इसे। ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने देखे। ये पैरेललोग्राम के पॉइंट जो है रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में भी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, दैट इज रेक्टेंगल। इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जो कि पैरेललोग्राम में होता है वो तो है ही, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। वहां पे डायगोनल्स इक्वल नहीं, यहाँ डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है, और एंगल सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। एक भी 90 होगा तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे, तो उससे डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं। अगर आप केवल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो एंगल बिना कैलकुलेट किए डायगोनल से देख सकते हो।
से आप बता सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू डी ए है, एंड डायगोनल्स ए सी बराबर बी डी, उससे मिल जाएगा आपको ये क्या है, रेक्टेंगल। नेक्स्ट थर्ड वन है रोम्बस। एरिया आपको पता ही है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, साइन थीटा, यही फॉर्मूला भी लगाएंगे तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो P1 इंटू P2, P1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल रोम्बस में। ये सभी साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी, लेकिन डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आएगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, लेकिन ए सी बी डी के बराबर ना आ रहा हो तो हम कहेंगे रोम्बस है। और रोम्बस में ये एंगल बाइसेक्टर होती हैं डायगोनल्स, और डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर डायगोनल्स की लेंथ d1 d2 है तो d1 d2 साइन थीटा, तो यहाँ पर हाफ d1 d2 एरिया आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स इन रोम्बस, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एरिया की बात करें, अगर डायगोनल्स d1 d2 है तो हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। ये है रोम्बस में। फोर्थ है स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। एंगल क्या है, 90 डिग्री, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल and diagonals are also equal। एरिया अगर साइड की लेंथ a है तो a स्क्वायर होता है, और डायगोनल की लेंथ d हो तो डायगोनल्स इक्वल हैं तो दोनों d होंगी। वहाँ हाफ d1 d2 था, लेकिन यहाँ क्या होगा, हाफ d स्क्वायर। तो रोम्बस का ही स्पेशल केस है, तो रोम्बस वाले पॉइंट लगेंगे। यहाँ भी एंगल बाइसेक्टर भी है ये डायगोनल्स, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती हैं। ट्रेपेजियम, यहाँ क्या है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं, नॉन पैरेलल साइड्स इन जनरल इक्वल होती हैं, आर इक्वल। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है नॉट इक्वल तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं ट्रेपेजियम में, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इक्वलिटी वाले में जाते हैं, या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी इसे बोलते हैं। ए बी सी डी के पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, ये इक्वल है। एरिया ट्रेपेजियम का क्या होता है,
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them। ये होता है एरिया ट्रेपेजियम के लिए। देख लें कोई दिक्कत है बताइए इसमें, और नोट जरूर करें। जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट जरूर करें। सर अगर ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एरिया तो बताया था। और एवरी क्वाड्रिलेटरल एरिया क्या होता है? तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। हाँ, वो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दो ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो साइड्स और ये दिया हो तो कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेट दिए हैं तो तब तो पहले ही हम कर चुके हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, जो आपको पहले फॉर्मूला बताया था उससे आ जाएंगे सबके एरिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको पैरेलल साइड्स दिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी है, तो आप जो पहले फॉर्मूला ये यूज करते थे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिनके वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो रहा हो, दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होता है, या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बाकी अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो। मान लो ये ABCD है, आपको देखना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो डिस्टेंस फार्मूला से कैसे चेक करोगे? इसके लिए ये थ्योरम याद रखें, AB इंटू CD, मतलब अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट है, प्लस BC इंटू DA, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या है? AB इंटू CD बराबर प्लस BC इंटू DA इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इस थ्योरम का एक नाम भी है वैसे तो, क्या है? PTOLEMY थ्योरम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? टॉलमीज थ्योरम। ठीक है, ये पढ़ते हैं। 7 एंड लास्ट वन इसमें है काइट। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में लास्ट वन पढ़ते हैं काइट। क्या होता है इसमें? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। एंड ओनली वन डायगोनल divides quadrilateral into two congruent triangles। अगर ये काइट है ABCD, तो ये जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
और ये जो है डायगोनल AC है, इसमें दो कॉन्करेंट फिगर मतलब दोनों फिगर सेम होंगे। AB बराबर AD है, BC बराबर CD हो जाएगी। AC इसको दो कॉन्करेंट डायग्राम में, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यही इस डायग्राम को क्या कहेंगे, काइट। नोट कर लीजिए, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज होते रहते हैं, तो ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस। लोकस वैसे तो और भी टॉपिक्स में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा, वेक्टर में भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं लाइन की, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। देखते हैं लोकस क्या होता है। और लोकस है पाथ ट्रेस्ड बाई अ मूविंग पॉइंट। पाथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर एक मूविंग पॉइंट मतलब एक वेरिएबल पॉइंट जिस रास्ते पे चलेगा वही उसका लोकस है। जैसे मान लीजिए अगर लॉकडाउन नहीं होता, आप कोचिंग के लिए आते हो घर से कोचिंग, तो आपका लोकस क्या है, जिस रास्ते से आप घर से कोचिंग आए वो आपका लोकस है, वहां से वहां। तो ऐसे ही लोकस अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका मतलब है एक मूविंग पॉइंट, जैसे मान लो मैं ये बना रहा, ये स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो इसका लोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि वो हमेशा इसी लाइन पे मूव करेगा, ठीक है। तो वो क्या है, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना इस लाइन पे मूव करने के लिए। अगर एक सर्कल पे मूव कर रहा है तो एक फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। अगर यहाँ एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, अगर एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या हुआ, इस मूविंग पॉइंट P का लोकस सर्कल हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ये पॉइंट P, कि इस तरह से होगी, ये हमेशा इस लाइन पे मूव करेगा, तो इसका लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो लोकस क्या है, एक पाथ है, ठीक है, जिस पर मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशंस। तो लिखेंगे इट इज path traced by a moving point. It is path traced by a moving point satisfying given geometrical conditions. जो कंडीशंस दी हैं उसको सेटिस्फाई करते हुए जिस पाथ पे मूव कर रहा है वही उस पॉइंट का लोकस है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, इस मूविंग पॉइंट को हम जनरली H के स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं, बाद में लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x और y के टर्म में होता है तो उसको x y से रिप्लेस कर देते हैं। स्टार्टिंग में ही x y एज्यूम करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पहले क्या करते हैं हम लोग, जो मूविंग पॉइंट है एक वेरिएबल पॉइंट जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस पॉइंट को h के ले लेते हैं, x y भी ले सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन लास्ट में h के को x y से ही रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम h और k में एक रिलेशन लेकर के आते हैं, h और k में या x और y में रिलेशन लेकर के आते हैं, वही उसका लोकस हो जाता है, ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट को एज्यूम करते हैं h के को छोड़ करके, उस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y को छोड़कर, तो उन सभी वेरिएबल्स को, अननोन्स को जो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, उसको हमें एलिमिनेट करना होगा रिलेशन एच के में लेकर के आने के लिए। क्वेश्चंस करते हैं तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। इसी पर देखेंगे क्वेश्चंस लोकस पर ही बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखे, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point which moves such that its distance
from 0, 0 is double of its distance from y एक्सिस। उस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 0, 0 से जो डिस्टेंस होगी वो डबल होगी जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे किससे, वाई एक्सिस से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए और बनाइए सभी लोग इसे। बनाइए और आंसर बताइए। Sir, 3x square plus y square is equal to 0. 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या माइनस वाई स्क्वायर? Sir, minus y square. ये किसका चाहिए, एक पॉइंट का लोकस, वो मूविंग पॉइंट है विच मूव सच दैट। तो लेट मूविंग पॉइंट बी, सबसे पहले वो मैं मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स वाई या एच के जो भी आप एज्यूम करना चाहें। लेट अस एज्यूम दैट पॉइंट बी पी एच के ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है पी एच के। अब इसकी डिस्टेंस जब ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं 0, 0, तो वो जो डिस्टेंस है ओ पी, अब यही वाई एक्सिस से जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ उसका डबल, मतलब यहाँ पे क्या है, ओ पी बराबर क्या है, 2 PM है, यही तो दिया है। देखिए ओपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM। ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 2 PM। PM कितनी होगी डिस्टेंस बताइए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखिए, ये कोऑर्डिनेट होता है h और ये होता है k, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये PM लेंथ कितनी आई, h लिख सकते हैं, डिस्टेंस से आप मॉड लगा सकते हैं, h निगेटिव भी हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कोई बनाए तो भी मॉड है डिस्टेंस। स्क्वायर कर दें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4h स्क्वायर, मीन्स के स्क्वायर बराबर कितना आया, 3h स्क्वायर। तो लोकस, अब h और k में रिलेशन आ गई हमारे पास, तो h की जगह x लिखिए और k की जगह y लिखिए, वही लोकस है। तो देयरफॉर लोकस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यही आंसर है। या फिर आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लास्ट में आंसर आपको x और y के टर्म में लिखना है, एच के टर्म में नहीं आएगा आंसर, लास्ट में आंसर x और y के टर्म में इस तरह से आएगा। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही एच के कहीं यूज कर लिया गया तो आप एच के नहीं लोगे, मूविंग पॉइंट को एक्स वाई लो या कुछ और ले लो, अल्फा बीटा ले लो, बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर दो उसे, ठीक है। एच के लेना ही केवल जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, अल्फा बीटा ले सकते हैं, बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर दें, लेकिन जनरली क्या लेते हैं वो है एच के, या डायरेक्ट एक्स वाई भी लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोकस ऑफ a point, find the locus of a point which moves such that sum of its distances
फ्रॉम पॉइंट्स 0 2 and 0 -2 is 6। क्या कहा गया? दो पॉइंट हैं 0 2 और 0 -2। एक मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 6 आ रहा है, तो उस पॉइंट का लोकस बताइए। लोकस मतलब इसी तरह से जो है लास्ट क्वेश्चन में किया, एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए। ये उस रास्ते की इक्वेशन है जिस पर वो पॉइंट मूव कर रहा हो। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए इस बनाए। मूविंग पॉइंट को एच के या एक्स वाई डायरेक्ट एज्यूम कर लें। लेट अज्यूम ये जो पॉइंट है ए है, ये बी है, एंड लेट मूविंग पॉइंट जिसका हमें लोकस चाहिए बी पी एक्स वाई। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? पी ए प्लस पी बी बराबर कितना है? 6 है। अब क्योंकि मैंने एक्स ही एज्यूम कर लिया एक्स वाई, तो बाद में एक्स वाई से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रिलेशन आएगी वही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करें इसे जल्दी से। पी ए डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, कितना हुआ? रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई +2 का स्क्वायर बराबर 6। सर 9x² + 5y² - 45 = 0। ठीक है, तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, स्क्वायर रूट वगैरह हटा करके सिंपल फॉर्मेट में बताना है आंसर। तो इस पार्ट को ले जाइए RHS में और फिर स्क्वायर कर दीजिए, जिससे एक एक करके रूट हटे। तो ऐसे लिख लीजिए, पहले √x² + y +2 का स्क्वायर बराबर आ गया 6 माइनस √x² + y -2 का स्क्वायर। लिख लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो क्या आएगा यहाँ? x² + y +2 का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a² + b² -2ab, ये बन जाएगा। x² कैंसिल। अब यहाँ देखिए, इस y - 2 के स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो a + b² - a - b² कितना हो गया? 4ab। तो 4 × 2 × y 8y। 36 को भी LHS में लाइए तो क्या हो गया? -36 बराबर -12 √x² + y -2 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल करो 4 से, ये आ गया 3, ये 2, ये 9। अब स्क्वायर कर दो तो 2y - 9 का स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर 9, ये आ गया ब्रैकेट में x² + y -2 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए इसका, 4y² - 36y + 81, मल्टीप्लाई कीजिए 9x² + 9y² - 36y + 36। देखो 36y कैंसिल, यहाँ से आ गया 9x² + 5y² = 45। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो यही लोकस है। $45 से आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x² / 5 + y² / 9 = 1। ये आ गया लोकस। और इस तरह का फॉर्मेट जो होता है वो किसकी इक्वेशन होती है? इलिप्स की। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देख लीजिए, स्टार्टिंग मैंने की PA + PB = 6, ये डिस्टेंस फॉर्म लगाया,
केवल इतना ही था यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट स्टेप पी ए प्लस पी डिस्टेंस फार्मूला सबको आता है, उसके बाद का जो फॉर्मेट है बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक रूट को दूसरी तरफ ले गए, स्क्वायर किए, फिर रूट एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, फिर स्क्वायर किया, रूट को हटाया है, सिंप्लीफाई किया है, और कुछ नहीं किया गया है। आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया, बाकी आगे कैलकुलेशन ही है। कॉन्सेप्ट बस पहले वाले में था डिस्टेंस फार्मूला, वो भी सम ऑफ डिस्टेंसेस बराबर 6 था, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बराबर 6 किया। अब उन स्क्वायर रूट को मैंने हटाया है, सिंप्लीफाई किया। देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो फिर और क्वेश्चंस अगली क्लास